स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन की। इसके पहले 1818 से 1830 तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो चुका था। उसके बाद मतलब 1830 ईस्वी से छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन स्थापित हो जाएगा जिलेदारों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन 1830 से 1854। जैसा कि हमको पता है छत्तीसगढ़ में 1818 से 1830 तक ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में हमने देखा था जो रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता थी। लेकिन 1830 के आते आते संधि के अनुसार रघुजी तृतीय हो गए वयस्क। अब जैसा कि संधि में कहा गया था वयस्क होने पर रघुजी तृतीय को वापस भोसला साम्राज्य मतलब नागपुर की गद्दी प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं 6 जून 1830 को रघुजी तृतीय नागपुर की भोसला गद्दी पर वापस आ चुके थे। और चूंकि रघुजी तृतीय नागपुर की भोसला गद्दी पर आ चुके थे और नागपुर के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ वाला भाग आता था, तो इस तरीके से वापस से भोसलों का छत्तीसगढ़ में साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये डेट महत्वपूर्ण है और क्यों वो भी महत्वपूर्ण है। जिन भी छात्रों ने पहले के वीडियो नहीं देखे उसे प्लीज़ पहले देखिएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये सारी चीज़ें जितनी भी बार रटा जाए याद किया जाए वो आप भूल जाएंगे अगर सीक्वेंस से नहीं करेंगे। सारी स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए इसके पहले की, तो पिछले वीडियो आप पहले देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और एक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट, जब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश साम्राज्य से वापस जा रहा था भोसला साम्राज्य को, भोसलों को, तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, विलियम बेंटिक। चलिए अगला पॉइंट देखिए। क्रॉफर्ड जो एक तरीके से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अधीक्षक नियुक्त हुए थे ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत। 1818 से 1830 में हम देखते हैं कि विभिन्न ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो उसमें से एक कौन है? क्रॉफर्ड। तो क्रॉफर्ड ने भोसला प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में शासन को सौंपा। कौन? कृष्णराव अप्पा को। अब देखिए छत्तीसगढ़ में फिर से भोसला शासन आ गया। जैसा कि हमको पता है कि सूबेदारी व्यवस्था से हम देखते आ रहे हैं कि नागपुर के राजा स्वयं ही छत्तीसगढ़ में आकर शासन नहीं करते थे, ना ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे यहाँ के साम्राज्य में, यहाँ के शासन में, बल्कि अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को भेजकर यहाँ पर वो शासन करते थे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अंग्रेज शासन स्थापित होने से पहले सूबेदार के रूप में भोसलों ने शासन किया छत्तीसगढ़ में। और जब अंग्रेज शासन समाप्त हो गया मतलब 1830 के बाद, तब हम देखते हैं कि भोसला जो है जिलेदार के रूप में शासन करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। मतलब जिलेदारों की नियुक्ति होगी और ये जिलेदार किसके प्रतिनिधि होंगे? नागपुर के भोसला राजा के प्रतिनिधि होंगे। एकदम क्लियर है क्या? तो देखिए इसी कारण लिखा हुआ है जो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक थे क्रॉफर्ड ने भोसला प्रतिनिधि कृष्णराव अप्पा को प्रथम जिलेदार नियुक्त किया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक, अब जिलेदारी व्यवस्था आ जाने वाली है क्योंकि सूबेदारी व्यवस्था हमने देखी थी। अब जब ब्रिटिश शासन के समाप्ति के बाद जो व्यवस्था आएगी उसे जिलेदारी व्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिलेदारी व्यवस्था के तौर पे आपको भी समय यही याद रखना है कि 1830 से 1854। ठीक, तो जिलेदारी व्यवस्था का समय भी वही रहने वाला है जो पुनः भोसला शासन का रहेगा। ठीक है, क्योंकि पुनः भोसला शासन जिलेदारी व्यवस्था के आधार पर ही हो रहा है। मुख्यालय होगा रायपुर, जैसे कि हमको देखने को मिला था कि राजधानी परिवर्तित हो चुकी थी और वो हो चुका था रायपुर के में। ठीक है, कुल 8 जिलेदार नियुक्त किए जाएंगे जिनका नाम और क्रम महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इनके संबंध में कोई महत्वपूर्ण बातें याद नहीं करनी है, बस इनका नाम और इनका क्रम याद करना है, समय भी याद नहीं करना है। चलिए पहले जैसा कि हमने देखा अभी कृष्णराव अप्पा पहले जिलेदार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नियुक्त हुए भोसला प्रतिनिधि के रूप में। दूसरे अमृतराव अप्पा, तीसरे सदरुद्दीन, ठीक है, चौथे दुर्गा प्रसाद, पांचवें इंटुक राव, छठवें सखाराम बापू, सातवें गोविंद अप्पा, आठवें गोपाल राव, अंतिम जिलेदार। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 8 जिलेदारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्रम के अनुसार, जमाने के लिए पूछ लिया जाता है। कृष्णराव अप्पा, अमृतराव, कृष्णराव अमृतराव याद करते चलें। तीसरे सदरुद्दीन, फिर दुर्गा प्रसाद,
ठीक है ना। सदरुद्दीन दुर्गा प्रसाद, एक तरीके से ये मुस्लिम नाम लग रहा है, ये हिंदू, मुस्लिम हिंदू, इस तरीके से याद कर लेंगे। तीसरे मुस्लिम, चौथे हिंदू, एक याद करने का ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। पांचवें इंटुकराव सखाराम, इंटुकराव सखाराम, ऐसे दो दो के रूप में याद करें तो ईजी होगा। फिर सातवें और आठवें देखिए गोविंद गोपाल, एक साथ याद कर लीजिए, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल। तो इस तरीके से कुल 8 बड़े आसानी से हमको नाम याद हो गए, क्रम के साथ ध्यान में रखना है, हो गए। तो इन्हीं की मदद से 1830 से 1854 तक छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन रहा, जिलेदार व्यवस्था के रूप में, मतलब जिलेदारी व्यवस्था के रूप में ये जिलेदार शासन किए। क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा है। फिर हुआ क्या ऐसा, 1854 में डलहौजी की हड़प नीति आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत नागपुर साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हड़प लिया गया, ठीक है। तो यहीं पर वही बातें लिखी हुई है कि सन 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। अब ये हड़प नीति क्या है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने इतिहास भी पढ़ा था तो बचपन में स्कूल में, तब भी हमने देखा था कि डलहौजी की हड़प नीति काफ़ी फेमस है, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है तो इसे डिटेल से देख लीजिएगा कि कब और क्या शर्तों के अनुसार डलहौजी की हड़प नीति काम आती थी किसी भी साम्राज्य के विलय करने में, ठीक है। जैसे किसी भी राजा के अगर उत्तराधिकारी के रूप में अगर उसके खुद के बेटे नहीं होते थे, ठीक है, तो वह साम्राज्य मिला लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में उत्तराधिकारी के अभाव में, ठीक है, ये चीज़। और उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर दिया जाता था इस हड़प नीति के द्वारा भी, ये चीज़ आप भी ध्यान रखेंगे। एक बेसिक मैंने बता दिया, डिटेल में आपको पढ़ना है भारत के इतिहास के अंतर्गत। अब हम देखते हैं, चूंकि 1830 से 1854 तक नागपुर की गद्दी प्राप्त हो गई थी रघुजी तृतीय को, तो रघुजी तृतीय के समय क्या क्या विद्रोह हुए छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। देखिए मुख्य भोसला शासन या मुख्य भोसला राजा के रूप में नागपुर में कौन है, रघुजी तृतीय। तो इनके ही समय मतलब 1830 से 1854 छत्तीसगढ़ में क्या क्या विद्रोह हुए और कौन कौन से सुधार कार्य हुए इसके काल में, वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रघुजी तृतीय के समय कौन कौन से छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए थे। प्रश्न पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रघुजी तृतीय के समय पहला जो विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वो है धमधा विद्रोह 1830 में। एक धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह के तौर पे हम देखते हैं बिंबा जी के समय भी, वह अलग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर धमधा विद्रोह 1830 ईस्वी में भी हुआ। किसके द्वारा किया गया था, धमधा के गोंड जमींदार के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखें। इसके पहले हमने देखा था बिंबा जी के समय जब वहाँ के जो राजा थे गोंड राजा, वो जल समाधि ले लिए थे, इस तौर पे हमने देखा था, वो अलग है, ये दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा मतलब ये दूसरी घटना है धमधा के अंतर्गत, है ना। 1830 में धमधा के गोंड जमींदारों द्वारा यह विद्रोह किया गया था और इसका दमन अंग्रेजों की सहायता से छत्तीसगढ़ में जो पहले जिलेदार नियुक्त हुए थे उनके द्वारा किया गया, मतलब कृष्णराव अप्पा द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह हमको ध्यान में रखना है बरगढ़ का विद्रोह, 1833 से 1845 ईस्वी तक चला। अब ये जो बरगढ़ है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता, ये रायगढ़ सीमा से लगा हुआ उड़ीसा वाला जो भाग है वहाँ पर आता है ये बरगढ़, ठीक, उड़ीसा का भाग है अभी वर्तमान में। तो देखिए नेतृत्व किसने किया था, अजीत सिंह और उसके पुत्र बलराम सिंह के द्वारा, बस नाम याद रख लीजिए, इतना डिटेल इसमें नहीं जाना है। बरगढ़ विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह और उसके बेटे बलराम सिंह के द्वारा किया गया था। दमन किसने किया, रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह ने किया था अंग्रेजों की सहायता से, ये अंग्रेजों के आदेश पर, ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा नेतृत्व किसने किया था, दमन किसने किया। तो इस तरीके से दो मुख्य विद्रोह आपको ध्यान रखना है रघुजी तृतीय के समय, मतलब इसी शासनकाल के दौरान, ठीक। अब अन्य विद्रोह के तौर पे भी बात करें छत्तीसगढ़ के भाग के रूप में, तो हमको बस्तर में दो विद्रोह को देखने को मिले थे, एक था तारापुर विद्रोह और एक था मेरिया विद्रोह, ये हमने कर रखा है। शासक इस समय थे भूपाल देव, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो ये जो दोनों विद्रोह हैं ये कहाँ पर हुए, बस्तर के अंतर्गत हुए, और बस्तर भी छत्तीसगढ़ का भाग उस समय बन चुका था, मतलब छत्तीसगढ़ और बस्तर का एकीकरण हो चुका था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कोटपाड़ संधि के अंतर्गत। तो चूंकि बस्तर में यह विद्रोह हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि यह विद्रोह हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही यह विद्रोह हो रहा है। और किसके काल में हो रहा है, रघुजी तृतीय के काल में हो रहा है। क्योंकि तारापुर विद्रोह के रूप में हमने देखा था यह 1842 से शुरुआत होकर 1854 तक चला था, और मेरिया विद्रोह को हम देखते हैं 1842 से शुरू होकर 1863 तक चला था, ठीक है। ये हमने समय देख लिया है इसको।
तो यह समय कौन सा है, यही समय चल रहा है। क्लियर है ना, ठीक। तो ये हो गए विद्रोह, कुल 4 विद्रोह देखे रघुजी तृतीय के समय हमने, ठीक। रघुजी तृतीय के काल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या सुधार कार्य हुए। देखिए जिलेदार तो नियुक्त हुए हैं, ये इतने सारे, लेकिन इनको अंतिम रूप से आदेश कौन देता था, ये किसकी बात मानते थे, किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, तो रघुजी तृतीय के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो भी मुख्य आदेश रहता था वो किसका रहता था, रघुजी तृतीय का, ठीक है ना। तो किसी भी घटना के लिए, किसी भी विद्रोह के लिए, किसी भी सुधार कार्य के लिए जिम्मेदार कौन कहे जाएंगे, रघुजी तृतीय। इस कारण हम पढ़ रहे हैं रघुजी तृतीय के काल में क्या क्या हुआ, समझ में आ रही है ना बात। रघुजी तृतीय के काल में छत्तीसगढ़ में सुधार कार्य कौन कौन से हुए देखिएगा। पहले तो सबसे पहले आपको मुख्य सुधार कार्य के रूप में ध्यान रखना है सती प्रथा का उन्मूलन। जैसे हमको पता है पूरे भारत में सती प्रथा व्याप्त थी, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी बात करें तो सती प्रथा व्याप्त थी, और इसका उन्मूलन हुआ रघुजी तृतीय के समय ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रघुजी तृतीय ने सितंबर 1831 में आदेश जारी किया, और उसी आदेश के बाद से ही सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी ये आदेश किसका है, रघुजी तृतीय का। सितंबर 1831 में वो आदेश जारी किया सती प्रथा को हटाने के लिए। क्लियर है, तो सती प्रथा का उन्मूलन सितंबर 1831 के आदेश के द्वारा हुआ रघुजी तृतीय के, ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य या सुधार कार्य के तौर पे हमको ध्यान रखना है बस्तर व करौंद मतलब कालाहांडी के अंतर्गत नरबलि प्रथा पर रोक लगाया गया। अब मेरिया विद्रोह के तौर पे हमको देखते हैं, मेरिया विद्रोह ही इसलिए हुआ था कि नरबलि प्रथा को रोका जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा या मराठों के द्वारा। तो उसके विरोध में, कि नरबलि प्रथा के विरोध करने के विरोध में यह मेरिया विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, ये हमने देख रखा है। तो देखिए वही समय चल रहा है तकरीबन आसपास का। तो बस्तर और करौंद कालाहांडी में नरबलि प्रथा पर रोक लगाया गया रघुजी तृतीय के शासन के समय ही, ठीक है। जॉन कैंपबेल के नेतृत्व में ये हुआ था, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। जॉन कैंपबेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और उड़ीसा के इस भाग के अंतर्गत जिसे करौंद कहा जा रहा है, कालाहांडी, उसमें नर बलि प्रथा जो व्याप्त थी, काफ़ी क्रूर प्रथा थी, उसे समाप्त किया गया, ठीक। समय कौन सा, 1847 से 1854 के मध्य। और उसी समय क्या आ रहा है, मेरिया विद्रोह आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से लिंक करके आपको याद करेंगे तो इजी होगा, ठीक। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, हॉर्डिंग प्रथम, ठीक है, हॉर्डिंग प्रथम इस समय गवर्नर जनरल। क्लियर है। तीसरा सुधार कार्य, ठगों और डाकुओं की गतिविधियों पर रोक लगाया गया। जैसे कि पता है हमको छत्तीसगढ़ में ये जो डाकू है, ठीक है, लूट खसोट वाली जो घटनाएं थी, ठगों वाली घटनाएं थी, वो भी व्याप्त थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो इस पर भी रोक लगाया गया। कैसे, देखिए उदाहरण के तौर पे अगर बात करें कि कौन से डाकुओं वाली गतिविधि होती थी, ठगों वाली गतिविधि होती थी, तो छत्तीसगढ़ में बसे जो मुल्तानी लोग थे उनके द्वारा ये सारी विभिन्न गतिविधियां होती थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में बसे हुए मुल्तानी लोगों के गिरोह के द्वारा लूटपाट की घटना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होती थी। और इस मुल्तानी गिरोह के मुखिया के तौर पे सलावत, उदा हुस्न, प्यारे जमादार, हीरा नायक, उमर खां, दिलावर खां का नाम याद रखना है। ये सारे ये जो मुल्तानी गिरोह था ना, उसके मुखिया के तौर पे थे, ये नेता के तौर पे थे, ये इतने सारे नाम, ठीक है। चांसेस कम है पूछने के, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, इन केस कभी कुछ हो तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़े, किसके द्वारा ये जो डाकुओं की गतिविधि थी, ये गिरोह का जो गतिविधि थी उसको बंद किया गया, तो ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल था 1828 से 35 तक, के आदेश पर एक व्यक्ति नियुक्त किए गए, एक अधिकारी नियुक्त किए गए जिसका नाम था, एक अधीक्षक नियुक्त किए गए जिसका नाम था कर्नल स्लीमन, ठीक है। तो कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में ये डाकुओं की गतिविधियों पर रोक लगाया गया। किसके आदेश पर, विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के आदेश पर नियुक्त किए गए कौन, अधीक्षक के रूप में कर्नल स्लीमन, और उसने ही इन डाकुओं की गतिविधियों पर रोक लगाया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गए सारे सुधार कार्य
रघुजी तृतीय के समय। इसके पहले सारे हो गए विद्रोह रघुजी तृतीय के समय, और फिर ये इसके पहले हमने देखी जिलेदारी व्यवस्था। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 3 रघुजी हमने देख लिया, रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय। कब कौन से समय क्या घटनाएं हुई है। अब ये रघुजी प्रथम द्वितीय तृतीय ये जो थे मुख्य नागपुर की गद्दी पर बैठे हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। यही एक तरीके से छत्तीसगढ़ को कंट्रोल कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, इस कारण इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।